हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेंट्रल प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, कि केंद्रीय समस्याएं कौन सी है और उनके समाधान जो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले केंद्रीय समस्याओं के बारे में हम जानते हैं। विश्व की जो सभी अर्थव्यवस्थाएं होती है, उन सभी अर्थव्यवस्थाओं को कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी सभी अर्थव्यवस्थाओं की कुछ कॉमन समस्याएं होती है और इन कॉमन समस्याओं को ही हम या मुख्य समस्याओं को ही हम जो है केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। और ये केंद्रीय समस्याएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली, क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। तो ये प्रॉब्लम इसलिए पैदा होती है क्योंकि प्रत्येक जो देश होता है, प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था होती है, उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, लेकिन उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं होते। इसलिए एक देश अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुओं को पैदा नहीं कर सकता। तो उसके सामने ये समस्या आती है कि वो किन वस्तुओं का तो उत्पादन करे और किन वस्तुओं का उत्पादन एक बार ना करे। और जब ये डिसीजन लिया जाता है कि भी किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना, उसके बाद में उसे ये डिसाइड करना होता है कि उन वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु की कितनी कितनी मात्रा पैदा की जाए या किस वस्तु के उत्पादन में कितने संसाधनों को लगाया जाए। दूसरी जो समस्या होती है वो उत्पादन कैसे किया जाए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी से है कि एक देश की इकोनॉमी के अंदर पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई जाए, श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए या मिश्रित तकनीक अपनाई जाए। तो किस प्रकार से की टेक्नोलॉजी अपनाई जाए ताकि एक देश की इकोनॉमी जो है उसके अंदर उत्पादन जो है वो पूर्ण क्षमता तक किया जा सके। यानी जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सकता है, जितना उत्पादन करने की संभावना है, वास्तविक उत्पादन उस लेवल तक किया जा सके। और तीसरी जो समस्या होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाए या खुद के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाए। तो इस प्रकार से जो डिसीजन लिए जाते हैं या इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान किए जाते हैं, उन समाधान करने में जो है किन जो उत्पादन संभावना वक्र होते हैं वो बड़ी मदद करते हैं। तो आज हम यहाँ पर मुख्य रूप से ऊपर की जो 2 समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए, इन दोनों ही समस्याओं का समाधान देखेंगे कि किन जो उत्पादन संभावना वक्र है, वो किस प्रकार से इन समस्याओं के समाधान में मदद करता है। सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, क्योंकि वो सभी वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसलिए उसे ये डिसाइड करना होता है कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं, पहले उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब ये डिसीजन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये डिसीजन लेते समय एक देश की अर्थव्यवस्था जो है अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है कि उसे उन वस्तुओं के प्रोडक्शन के बारे में निर्णय लेना है जिनकी उसे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, सबसे पहले एक अर्थव्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं के प्रोडक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। तो ये डिसीजन तो हो गया। जब ये डिसीजन ले लिया गया कि भी हमें जो है केवल इन इन वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है, हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मान लेते हैं कि भी एक अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं को बनाने के बारे में डिसीजन लिया जाता है। एक तो राइस का प्रोडक्शन और दूसरा व्हीट का प्रोडक्शन। की अर्थव्यवस्था ने ये निर्णय लिया कि वो गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में अपने सारे संसाधन लगाएगा। अब इसके बाद में दूसरी समस्या ये होती है कि भी उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए, कि चावल का प्रोडक्शन कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए और गेहूं का प्रोडक्शन कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। अब एक देश की इकोनॉमी के अंदर इस समस्या का समाधान जो है उत्पादन संभावना वक्र करता है कि किस वस्तु का कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो सारे संसाधनों का प्रयोग करते हुए और दी हुई तकनीक का प्रयोग करते हुए अधिकतम हम कितना कितना उत्पादन किस किस वस्तु का कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताता है। तो इसमें जब हमें मान लीजिए कि हमारे पास में जो है 100 एकड़ जमीन है और इसमें से हमने ये निर्णय लिया कि भी हम जो है 30 एकड़ के अंदर जो वो चावल बोएंगे, तो बाकी दूसरी वस्तु अपने आप बच गई। 70 एकड़ में जो है गेहूं बो दी जाएगी।
तो उत्पादन संभावना वक्र में केवल एक वस्तु के प्रोडक्शन के बारे में निर्णय लेना है कि उसकी कितनी मात्रा पैदा करनी है, बाकी बचे हुए संसाधन ऑटोमेटिकली दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन में चले जाते हैं। ये हमारे पास में उत्पादन संभावना वक्र है, इस जिसके अंदर जो है इकोनॉमी में ये निर्णय लिया गया है कि भी एक वीट में संसाधन लगाए जाएंगे, दूसरे मशीन के प्रोडक्शन में संसाधन लगाए जाएंगे। तो ए बी जो है वो उत्पादन संभावना वक्र है। अगर एक देश के अंदर सारे के सारे संसाधन गेहूं के प्रोडक्शन में लगाए जाते हैं तो इकोनॉमी के अंदर ओ ए गेहूं का प्रोडक्शन किया जा सकता है, और अगर सारे के सारे संसाधन जो है मशीनों के प्रोडक्शन में लगाए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था के अंदर ओ बी के बराबर जो है मशीनों का प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि भी एक देश की इकोनॉमी के में निर्णय लिया कि भी उसके अंदर B1 मात्रा में जो है वो मशीनें बनाई जाएंगी, तो B1 से ऊपर की तरफ जो है रेखा खींच करके लेके जाइए। ये जब सी संयोग सी कॉम्बिनेशन है, सी कॉम्बिनेशन के अंदर जब ये निर्णय लिया गया कि भी मशीनों की मात्रा ओ भी पैदा की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बचे हुए संसाधन जो है वीट के प्रोडक्शन में चले गए और वहां पर वीट का प्रोडक्शन जो है वो A1 के बराबर हो गया। अब निर्णय लिया गया कि भी मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ा करके OB2 कर दिया गया। तो अब OB2 करने के कारण जो गेहूं है उसके प्रोडक्शन में कमी आ गई, गेहूं का प्रोडक्शन जो है A2 हो गया। इसका कारण ये है कि भी जब सारे संसाधन दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में लगे हुए थे, उसके बाद अगर हमने मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्णय लिया तो कुछ संसाधनों को गेहूं के उत्पादन में से हटाना पड़ेगा, और गेहूं के उत्पादन में से जब संसाधनों को हटाया जाएगा तो उसकी वजह से गेहूं के प्रोडक्शन में जो वो कमी होगी। तो इस प्रकार हम जो है डी कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है। तो ऐसे में जो है जब अर्थव्यवस्था ने एक वस्तु के प्रोडक्शन का निर्णय लिया कि भी मशीनों का प्रोडक्शन OB2 के बराबर किया जाएगा, तो दूसरी वस्तु गेहूं का प्रोडक्शन अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि गेहूं का प्रोडक्शन जो है वो OA2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से जब इकोनॉमी के अंदर और प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, मशीनों का OB3 किया जाता है, तो उसकी वजह से गेहूं का प्रोडक्शन में और ज़्यादा कमी आती है और गेहूं का प्रोडक्शन जो कम होकर के A3 हो जाता है। तो इस प्रकार अब हम एक जो चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम गेहूं का मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, गेहूं की मात्रा में पहले से ज़्यादा कमी हो रही है। पहले देखिए आप, शुरू में जब हमने मशीनों का प्रोडक्शन OB1 किया तो गेहूं के उत्पादन में जो है A1 के बराबर कमी हुई। दूसरी बार जब हमने मशीनों का प्रोडक्शन B1 से बढ़ाकर B2 किया तो गेहूं के प्रोडक्शन में A1 से A2 के बराबर कमी हुई, जो कि A1 के मुकाबले ज़्यादा कमी है। इसी प्रकार नेक्स्ट टाइम जब हमने मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ाया, B2 से B3 किया गया, तो A1 A2 के मुकाबले गेहूं में और ज़्यादा कमी हो गई, जो कि A2 A3 के द्वारा दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मशीनों का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे गेहूं के उत्पादन में होने वाली कमी पहले से ज़्यादा होती जा रही है, जिसके हम ये बोलते हैं कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो कम होती जा रही है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती जा रही है। और सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ने का मतलब है कि मशीनों के प्रोडक्शन की जो अवसर लागत है वो बढ़ती जा रही है। तो फिर इसके बावजूद भी मशीनों का उत्पादन क्यों बढ़ाया जा रहा है? गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन गेहूं का प्रोडक्शन इसलिए धीरे धीरे कम किया जा रहा है, मशीनों का प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि भविष्य में जो है और अधिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, उद्योगों का विकास किया जा सके। एक देश का आर्थिक विकास उद्योगों पर निर्भर करता है, तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बेशक अवसर लागत बढ़ती जा रही है मशीनों की, लेकिन फिर भी ज़्यादा मशीनों के उत्पादन करने का निर्णय एक इकोनॉमी में लिया जाएगा। तो पहली समस्या कि किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, ये तो हम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कितनी मात्रा में किया जाए, इस समस्या का समाधान जो है वो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा किया जाता है। इसमें एक वस्तु के उत्पादन करने का निर्णय लिया जाएगा कि एक वस्तु कितनी प्रोड्यूस करनी है, दूसरी वस्तु कितनी मात्रा में पैदा होगी, वो उत्पादन संभावना वक्र अपने आप डिसाइड कर देता है। इसके बाद उत्पादन कैसे किया जाए,
इस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव करने से है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जिससे कि एक देश के अंदर अधिकतम प्रोडक्शन किया जा सके, न्यूनतम लागत पर प्रोडक्शन किया जा सके। एक देश में उस तकनीक का प्रयोग करना चाहिए प्रोडक्शन में जिससे वास्तविक उत्पादन संभावित उत्पादन के बराबर हो जाए। संभावित उत्पादन क्या होता है? संभावित उत्पादन उत्पादन का वह स्तर होता है जो उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो जो वास्तविक उत्पादन संभावित उत्पादन के बराबर है, इसका मतलब मैक्सिमम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं हम उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि भी उसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिस तकनीक के प्रयोग से उत्पादन अधिकतम हो। इसके लिए उत्पादन की उस तकनीक को कुशल माना जाता है। अब ये कैसे निर्णय किया जाएगा कि भी हमने श्रम प्रधान तकनीक अपनाई है वो कुशल है, पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई है वो कुशल है, या हमने मिश्रित तकनीक अपनाई है वो कुशल है? देखिए, कुशलता का पैमाना प्रोडक्शन का स्तर है। अगर कोई भी तकनीक अपनाने से हम जो भी तकनीक अपना रहे हैं, अगर उस तकनीक में जो प्रोडक्शन का लेवल है या प्रोडक्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर है तो उस तकनीक को हम कुशल नहीं मानेंगे। अगर प्रोडक्शन का स्तर उत्पादन संभावना वक्र के बिल्कुल ऊपर कहीं भी आता है तो वो तकनीक कुशल मानी जाएगी। तो इसको हम जो है उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से देखते हैं। अब ओ एक्स के ऊपर हमने मशीनों का प्रोडक्शन लिया और ओ वाई के ऊपर हमने वीट का प्रोडक्शन लिया है। अब अगर सारे के सारे संसाधन वीट में लगाए जाते हैं तो ओपी प्रोडक्शन किया जा सकता है, और अगर सारे के सारे संसाधन मशीनों में लगाए जाते हैं तो नीचे की तरफ ओ एक्स के ऊपर ओपी मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सकता है। इस प्रकार ये जो पी वक्र है ये उत्पादन संभावना वक्र है जो उन दो वस्तुओं के उन विभिन्न कॉम्बिनेशन को दिखाता है, यानी मशीन और गेहूं के उत्पादन के कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिन्हें कुशलता से तकनीक का प्रयोग करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था जो है ई स्तर पर प्रोडक्शन कर रही है। अब ई स्तर पर क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र के अंदर ये बिंदु है तो ई बिंदु जो है वो उत्पादन की जो कुशलता को नहीं दिखाता, यानी ई का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो टेक्नोलॉजी कुशल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम टेक्नोलॉजी अपनाते हैं और उस टेक्नोलॉजी की वजह से आप ई से ए बिंदु पर चले जाते हैं तो वो कुशल तकनीक है, क्योंकि ए बिंदु पर जाने का मतलब क्या है कि इसमें जो है वीट का प्रोडक्शन तो कम, मशीनों का प्रोडक्शन तो कम नहीं हुआ, लेकिन वीट का प्रोडक्शन जो पहले से बढ़ गया है, क्योंकि पहले वीट का प्रोडक्शन ई बिंदु तक किया जा रहा था, अब वीट का प्रोडक्शन बढ़ करके ए बिंदु तक हो गया, तो ये कुछ तकनीक है वो कुशल है। दूसरा, अगर हम ई से किसी भी तकनीक को अपनाते हुए बी बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो भी कुशलता है, क्योंकि ये बिंदु है ये भी जो है उत्पादन संभावना वक्र पर है। तो अगर आप बी बिंदु की बात करें तो बी बिंदु पर हम देखेंगे कि यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन तो सेम है, ओ ई के बराबर है, और जो मशीनों का प्रोडक्शन है वो ओ ई से बढ़ करके ओ बी के बराबर हो गया है। तो इस प्रकार से इस तकनीक का प्रयोग करते हुए हम पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम ई से पहुंच जाते हैं सी बिंदु पर तो सी बिंदु भी क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र पर है तो इसको भी हम जो है कुशलता का बिंदु कहेंगे। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर कोई भी तकनीक अपनाई जाए, चाहे वो पूंजी प्रधान हो, चाहे श्रम प्रधान हो, चाहे मिश्रित तकनीक हो, उस तकनीक को अपनाने से अगर एक अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र के किसी भी बिंदु पर प्रोडक्शन कर रही है तो ये जो है कुशलता का पैमाना है। तो एक देश की अर्थव्यवस्था में उसी तकनीक को अपनाना चाहिए जिससे उत्पादन संभावना वक्र पर प्रोडक्शन किया जा सके, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र पर पड़ने वाला प्रत्येक बिंदु जो है कुशल उत्पादन का बिंदु होता है। आगे आदर्श समाधान की तकनीक के चुनाव में ये जरूरी नहीं है कि सदैव सामाजिक दृष्टि से आदर्श समाधान हो। मान लीजिए कि भारत में समाज के दृष्टिकोण से ये
उचित है कि भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए। लेकिन श्रम प्रधान तकनीक अपनाने से उत्पादन का जो स्तर है वो उत्पादन संभावना वक्र पर नहीं जाता, उससे पहले रुक जाता है। तो इसके कारण जो है अगर हम तकनीक के चुनाव की बात करें तो उत्पादन के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो तकनीक सही नहीं है। लेकिन अगर हम समाज के दृष्टिकोण से देखें तो श्रम प्रधान तकनीक सही है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन अगर हम श्रम प्रधान तकनीक अपनाते हैं तो इसके कारण भविष्य के विकास के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में पूंजी की जरूरत होगी और वो पूंजी हमें नहीं मिल पाएगी। तो वर्तमान में जो समाज के लिए आदर्श है, उस आदर्श को एक बार छोड़ते हुए हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे। और पूंजी प्रधान तकनीक का अगर हमें प्रयोग करेंगे तो उसके कारण भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और देश का विकास होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है तकनीक के लिए एक आदर्श संयोग को अपनाना होगा कि जिससे अगर हम केवल श्रम प्रधान तकनीक अपनाते हैं तो भविष्य में विकास की संभावना रुक जाती है। अगर हम पूंजी प्रधान तकनीक अपनाते हैं तो बेरोजगारी फैल जाती है। तो इस प्रकार से एक देश को आदर्श समाधान ढूंढने के लिए जरूरी है कि वो टेक्नोलॉजी अपनाए जिसके कारण बेरोजगारी भी ना फैले, और अगर फैले तो कम से कम मात्रा में फैले, और भविष्य की उत्पादन क्षमता है उसके विकास पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार हमें वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आदर्श टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, या उस टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा जो दोनों ही समस्याओं का समाधान करती है, कि वर्तमान की समस्या, बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी करती है और आने वाली जो भविष्य है उसके लिए जो है विकास के अवसर भी बढ़ाती है। इस प्रकार से अगर हम एक आदर्श समाधान ढूंढते हैं तो जरूरी नहीं कि भी हम उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच जाए। तो फिर भी ये प्रयास करना चाहिए कि पहले तो ये प्रयास हो कि हम आदर्श जो अपने आदर्श समाधान ढूंढते हैं उस आदर्श समाधान के साथ उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच जाएं, क्योंकि अगर हम उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच रहे हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन भी ले पा रहे हैं और आदर्श समाधान भी है। लेकिन फिर भी अगर आदर्श समाधान के साथ उत्पादन संभावना वक्र पर न पहुंचा जा सके तो प्रयास ये हो कि जितना उसके नजदीक जाया जा सके उतना बेटर होगा, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र के जितना हम नजदीक होंगे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन के उतना ही नज़दीक होंगे। तो इसलिए आदर्श समाधान जो है अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।